हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक ओरिजिन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये किसकी मदद से होता है हमारे बॉडी में, तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से होता है। न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। नर्वस सिस्टम का सबसे फंक्शनल यूनिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो वो होता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन के भी वेरियस पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली हैं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही कि मैम आप ये क्या बोल रही हैं? तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, इसका फर्स्ट लेक्चर देख कर आइए, ताकि आपको बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। तो कई बार होता क्या है कि आप लोग ठंडे के दिन में जा रहे हो और आप लोगों ने अचानक से बॉईल करता हुआ पानी में हाथ डाल दिया। सडनली आपका हाथ क्या हो जाता है, विथड्रॉ हो जाता है। आप लोग रोज़ लेने गए, गलती से उसके कांटे को टच कर लिया, आपका हाथ वापस, यानी कि जैसे ही टच होता है या तो रोज़ आपके हाथ से गिर जाएगा या फिर आप हाथ विथड्रॉ कर लोगे। नीडल से प्रिक हो गया, आपके हैंड्स में नीडल से प्रिक हो गया, तो आप लोग हैंड्स वापस से विथड्रॉ कर लोगे। तो ये क्या हो रहा है, कुछ एक्शंस हम लोग बिना सोचे समझे परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आपको ये सोचना पड़ रहा है गर्म पानी में हाथ डालने के बाद कि हाथ को बाहर निकालना पड़ेगा? क्या आपको ये सारी बातें सोचनी पड़ रही हैं? नहीं ना। तो सिंस ये सारी बातें आपको सोचनी नहीं पड़ रही हैं, ये सारे क्या है, सडन एक्शंस है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में किसके द्वारा परफॉर्म होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा परफॉर्म होता है। हमारे बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा परफॉर्म, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस इन आवर बॉडी। देयर आर सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें ब्रेन भी एक्ट करता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? जो सडन, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है किसके तरफ, तो हार्मफुल स्टिम्युली की तरफ, इसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो नाउ मैम व्हाट इज हार्मफुल स्टिम्युली? तो हार्मफुल स्टिम्युली क्या होता है, वैसे स्टिम्युली जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर, हॉट पैन, या फिर नीडल, या फिर वो कांटा रोज का। तो ये सारे हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, हार्मफुल स्टिम्युली बोला जाता है। नाउ व्हाट इज इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्शंस, वन इज वॉलेंटरी एक्शंस एंड द अदर वन इज इनवॉलेंटरी एक्शन। तो मैम व्हाट इज वॉलेंटरी एक्शन? तो वैसे एक्शंस जो कि हम लोग सोच समझ के करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, वहीं जो हमारा कॉन्शियस माइंड हमसे करवाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। ना व्हाट इज इनवॉलंटरी एक्शंस? वैसे काम जिन्हें करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि हाथ को विथड्रॉ करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ा, हमारे ब्रेन ने ये नहीं बोला कि अच्छा गर्म लग रहा है हाथ विथड्रॉ कर लो, वो हम लोग ऑटोमेटिक विथड्रॉवल होता है। तो ये क्या हो गया, इनवॉलंटरी एक्शंस। समझ में आया? कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, जैसे कि हार्ट का बीट करना। क्या आप लोग सोचते हो कि हार्ट अभी तुम बीट करो या फिर हार्ट अभी तुम बीट ना करो? ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो एक ऑटोमेटिक है, वो जो आपस में एक ऑटोमेटिक एक्शन है, वो जो चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन भी क्या है, एक सडन, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है जो कि हार्मफुल स्टिम्युलस की तरफ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करके रखता है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे बैक एरिया में प्रेजेंट होता है, एक लंबा सा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो वेरियस नर्व्स के कारण बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? अब ये रिफ्लेक्स एक्शन का क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या होगा? तो सबसे पहला कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सीवियर डैमेज, क्योंकि अगर ब्रेन कंट्रोल करने लगा रिफ्लेक्स एक्शन को, तो ब्रेन पहले टच करोगे, फिर ब्रेन सोचेगा, फिर ब्रेन तुम्हें एक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगा, तब तक में जो भी नुकसान तुम्हारे साथ होना होगा वो हो जाएगा। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ताकि जितना भी नुकसान है वो जो नुकसान होने से बच जाए, यानी कि हम लोग को हार्म ना पहुंचा पाए हार्मफुल स्टिम्युली। इसलिए हमें क्या
क्या करता है, सीवियर डैमेज से प्रोटेक्ट करके लगता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्रेन फ्रॉम ओवरलोडिंग। अब स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो हमारा ब्रेन को ओवरलोडिंग से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रख रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारे काम ब्रेन को नहीं करने पाएंगे, कुछ एक्शंस उसके स्पाइनल कॉर्ड ने परफॉर्म कर लिए, तो वही तरीके से ब्रेन को क्या करता है, ओवरलोड प्रिवेंट करता है। इट हैज़ सर्वाइवल वैल्यू, आपका सर्वाइवल वैल्यू भी इंक्रीज कर देता है क्योंकि आपको सीवियर डैमेज से बचा रहा है, तो आपका सर्वाइवल रेट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यही सारी बातें रिफ्लेक्स एक्शन की बारे में थी। अब बोलो कि रिफ्लेक्स एक्शन में कैसे परफॉर्म होता है, एकदम सडनली हम लोग हाथ कैसे विथड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका एक रास्ता होगा, जिस रास्ते से मैसेजेस ट्रैवल करेगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। एक ऐसा पाथवे followed by the messages from the receptor to the effector organ is called reflex arc। रिसेप्टर की बात की थी, वो एक ऐसे स्पेशलाइज सेल्स जो कि स्टिम्युली को रीड करते हैं रीड करते हैं और हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं, वो रिसेप्टर होते थे। और इफेक्टर क्या होते हैं, वो जो स्टिम्युली आया, जो रिसीव किया जो भी सिग्नल, उस पर किस तरीके से एक्ट करना है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन करेगा। कि हाथ को विथड्रॉ करना है तो मसल हमारा क्या हो गया, इफेक्टर ऑर्गन हो गया। तो रिसेप्टर से इफेक्टर तक जो भी रास्ता है जिसको ट्रैवल करेगा मैसेजेस, यानी कि हमारा जो मैसेजेस है वो रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक में जो भी रास्ता ट्रैवल करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। क्या क्या रिफ्लेक्स आर्क का रास्ता क्या क्या होगा, तो सबसे पहले स्टिम्युली आएगा, क्योंकि एक एजेंट तो चाहिए जो आप में रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा है। जब तक एजेंट ही नहीं रहेगा तो क्या आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, नहीं। इसीलिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है, तो दैट इज स्टिम्युली। अब स्टिम्युली को रीड करने वाला स्पेशलाइज सेल चाहिए, तो आ गया हमारा रिसेप्टर। ठीक है, अब रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। अरे भाई, फोटो रिसेप्टर आई में प्रेजेंट था, फोनो ईयर में प्रेजेंट था, टैंगो स्किन में प्रेजेंट था, गस्टाटो हमारा कहाँ प्रेजेंट था, टंग में प्रेजेंट था। तो ये सारे क्या है, ये सारे सेंस ऑर्गन्स है। तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक को ले जाने के लिए कौन सा न्यूरॉन काम आता था, तो सेंसरी न्यूरॉन काम आता था। तो सबसे पहले स्टिम्युली से किसके पास गया, रिसेप्टर के पास गया। रिसेप्टर से कहाँ गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया। एंड सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया। किसके पास गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज ब्रेन एंड द अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या पार्ट होते हैं, ब्रेन होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा किसका हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो या तो आपको इंस्ट्रक्शन ब्रेन देगा या तो स्पाइनल कॉर्ड देगा। रिफ्लेक्स एक्शन के केस में कौन देता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के केस में हमारा कौन सा कौन देता है, रिफ्लेक्स एक्शन के केस में, तो रिफ्लेक्स एक्शन के केस में देता है स्पाइनल कॉर्ड। इंस्ट्रक्शन कौन पास करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। उसके बाद किसके पास जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसके पास गया, रिले न्यूरॉन के पास गया। रिले न्यूरॉन क्या था, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में क्या मैसेंजर का काम करता था, वो रिले न्यूरॉन था। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के पास चला गया। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस पास किया कि आपको हाथ विथड्रॉ करना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसके पास गया, रिले न्यूरॉन के पास गया। एंड नाउ इस रिले न्यूरॉन से किसके पास जाएगा, तो मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा। मोटर न्यूरॉन ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाता है, वही हमारा मोटर न्यूरॉन होता था, लास्ट क्लास पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद जाएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास, क्योंकि हमारा इफेक्टर ऑर्गन ही तो विथड्रॉवल ऑफ हैंड वो कौन कर रहा है, इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल्स कर रहे हैं, तो इफेक्टर ऑर्गन के पास कर जाएगा। और ये जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन है वो क्या जनरेट करेगा, तो वो जनरेट करेगा रिस्पॉन्स। क्या जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई भी डाउट। एक रिफ्लेक्स आर्क हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज टचिंग ऑफ अ हॉट पैन। यानी कि यहाँ देख लो, ये हॉट पैन क्या हो गया हमारा, ये जो हॉट पैन हो गया हमारा स्टिम्युली हो गया। ठीक है, ये हॉट पैन क्या हो गया,
स्टिम्युली हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्किन है, स्किन के पास क्या प्रेजेंट होगा, तो स्किन के पास हमारा प्रेजेंट होगा रिसेप्टर, पढ़ा था, याद है। स्किन के पास क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अब रिसेप्टर जो कि सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट था, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा, तो सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन किसके पास लेकर गया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके गया, जनरली स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हम लोग स्किन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस हिस्से में लेकर जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस देगा। अब स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी इंस्ट्रक्शन पास किए वो जाएगा रिले न्यूरॉन के पास। किसके पास जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो रिले न्यूरॉन के पास जाएगा। अब इस रिले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन किसके पास चला गया, तो मोटर न्यूरॉन के पास चला गया, ठीक है। अब इस मोटर न्यूरॉन से किसके पास इंफॉर्मेशन गया, तो इंफॉर्मेशन गया हमारा इफेक्टर यानी कि मसल्स। आई बात समझ में, तो ये है हमारा एक रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क में कई बार कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं हमारा ब्रेन एक्शन परफॉर्म करता है। तब कौन परफॉर्म करेगा एक्शन, तो हमारा ब्रेन एक्शन परफॉर्म करेगा। ये कब होगा, क्योंकि बाकी सारे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, वहाँ से इंफॉर्मेशन ईजिली सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचेगा, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन हमारे जो फेस का जो एरिया है, वहाँ पे जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है, वो उनसे इंफॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी ब्रेन के पास पहुँच पाता है। किसके पास पहुँच पाता है, ज़्यादा जल्दी, यानी कि ज़्यादा कम वक्त में सबसे पहले इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुँच पाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस कम होता है। एंड इसी वजह से उस केसेस में एक्शन कौन परफॉर्म करता है, ब्रेन परफॉर्म करता है। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ही ये होता है कि सडन एक्शन लेना है, एकदम क्विक एक्शन लेना है। सिंस क्विक एक्शन लेना है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे उसे ब्रेन पड़ेगा, तो उस केस में वो लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ब्रेन यूज़ करते हैं। जैसे कि प्यूपिल के साइज़ का कंट्रोलिंग, जैसे कि हमारा जो प्यूपिल है उसके साइज़ का कंट्रोलिंग, जब आप ब्राइट लाइट में जाते हो तो आपका प्यूपिल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट आपके आइज़ में इंटर करे। और जब आप जैसे ही धूप से घर पे आओगे वापस, तो आपको क्या नज़र आता है कि आपको सारे एरिया डार्क नज़र आते हैं, क्योंकि आपका जो प्यूपिल का साइज़ है वो छोटा हो चुका होता है एंड उसको वापस डिम लाइट के लिए बड़ा होना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो प्यूपिल के साइज़ का कंट्रोल कौन लेकर आता है, तो हमारा ब्रेन देखता है। उसके बाद हमारा जो ये जो आईज है वो जैसे आईज फ्लिकर करता है, सडनली कुछ आपके सामने से अगर मैं ऐसे करके हाथ भी पार कर दूं तो आपका आईज क्या करेगा, सडनली फ्लिकर करेगा। तो ये सारे एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कुछ एक्शंस हमारा ब्रेन भी करता है। अब इस बात का ध्यान आपको कब रखना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है जब आप क्वेश्चंस आंसर कर रहे होंगे। जब भी आपको क्वेश्चंस आंसर करना होगा तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। जैसे कि अगर आपके, इसे मैं मिटा देती हूँ तो कि आपको समझ में आए। जब भी आपको बोला जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क, ड्रॉ अ रिफ्लेक्स आर्क फॉर हैंड टचिंग अ हॉट पैन, तो उस केस में आप ये सारा बनाना, सीएनएस के नीचे, सीएनएस के पास लिखना स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उस केस में क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, क्योंकि हाथ के एक्शंस का परफॉर्म। अगर साइज ऑफ द प्यूपिल की बात करेंगे तो यहाँ पे सीएनएस रहेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा। तो ये वाला बात आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चंस आंसर करने वक्त, कि अगर आपको बोल दिया गया रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ करने के लिए या फिर ये पाथवे बताने के लिए बोल दिया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से बॉडी ऑर्गन से आपका इंफॉर्मेशन, कौन सा बॉडी ऑर्गन आपका इफेक्टर ऑर्गन होगा या फिर रिसेप्टर ऑर्गन होगा, एंड उसके बेसिस पे आपको सीएनएस के पास ये जो चेंज करना पड़ेगा, या तो स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन। आई बात समझ में।
होप सो कि मैं रिफ्लेक्स आर्क के टॉपिक के साथ पूरी तरीके से क्लियर होंगी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता था, तो सडन इनवॉलंटरी एक्शन जो कि हम लोग हार्मफुल स्टिमुलस की तरफ करते थे। रिफ्लेक्स आर्क क्या था, तो जो पाथवे मैसेजेस ट्रैवल करता है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे, उसे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे अपने मन मंदिर में बसा लो, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, हमारा जो रिफ्लेक्सेस होता है देयर आर मेजरली यहाँ पे 4 टाइप्स लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उस रिफ्लेक्सेस के बारे में कब जाना, कब से हमारे बॉडी में वो है, उसके बेसिस पे देयर आर 2, वन इज इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस एंड द अदर वन इज acquired reflexes. The first one is inborn and the second one is acquired. Inborn reflexes वैसे reflexes जो कि हमारे पास right from the birth present होते हैं, वो होते हैं inborn reflexes, जैसे कि removal of hand on touching the hot object। जैसे एक छोटा बच्चा, जो भी एक छोटा बच्चा भी अगर गर्म ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो वो भी हाथ को विथड्रॉ करेगा। तो ये एक्शन कब से प्रेजेंट है उसके पास, जब से उसने इस धरती पे जन्म लिया। वहीं एक्वायर्ड जो कि पूरे लाइफ टाइम में हम लोग सीखते हैं, विथ टाइम, विथ टीचिंग्स, विथ लर्निंग्स, जो हम लोग सीखते हैं, जैसे कि राइटिंग, लिखना, हमें हाथ पकड़ के हमारी मम्मियाँ सिखाती थी ना, ए बी, वो ट्रिपल लाइन वाले कॉपी में हम लोग प्रॉपरली ABCD लिख करके सीखे हैं। हम लोगों ने पेंसिल पकड़ना सीखा है, हम लोगों ने ABCD लिखना सीखा है, फिर ABCD से वर्ड्स बनाना सीखा है। तो ये सारे हम लोग लाइफ टाइम में क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। वहीं पे प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब बचपन से तुम तबला बजाते, गिटार बजाते, वीणा बजाते तो नहीं आते हो, इन द मीन टाइम हम लोग सीखते हैं। जैसे, और हर कोई जो सीखा नहीं होगा उसे आता भी नहीं है, जैसे मुझे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता है, तो वैसे ही जिन लोगों ने सीखा है उन्हें आता है। तो देयर आर 2 टाइप्स, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस एंड एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। द नेक्स्ट वन इज सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। मैंने कहा था ना कि कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है एंड कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल हमारा कौन करता है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो जिन रिफ्लेक्सेस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा उसे हम लोग नाम देंगे किसका, सेरिब्रल रिफ्लेक्स का नाम देंगे। और जिस रिफ्लेक्सेस को हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा उसे हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स का नाम देंगे। आई होप सो कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। लेट्स गो आगे हम लोग नर्वस सिस्टम का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तभी से मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप बोल रहे हैं, आप ब्रेन बोल रहे हैं, आप स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं, थोड़ा आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ा दीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है एज ऑफ नाउ आप लोगों को इसके 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स कंटेन करता है। वन इज हमारा ब्रेन, वाइटल ऑर्गन, दिमाग, एंड दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। वहीं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। वैसे नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, एंड वैसे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं उसे स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। ठीक है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में एक एक टॉपिक को पकड़कर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन तीनों के अंदर इंटर करते हुए तीनों के अंदर क्या क्या कहानी होती है ये भी जानेंगे, एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो इस लेक्चर में प्रोबेबली वी विल कंप्लीट ब्रेन और उसके 3 पार्ट्स के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग बातें अगले लेक्चर में करेंगे, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अभी पहले ब्रेन के बारे में जानते हैं। भैया दिमाग, लोग बोलते हैं ना दिमाग है दिमाग नहीं है, तो दिमाग तो भाई सबके पास होता है, ब्रेन सभी के पास प्रेजेंट होता है, एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन इज द हाइएस्ट कोऑर्डिनेटिंग
ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, इट इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल। ब्रेन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट। अगर आपके बॉडी में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। पूरी बॉडी के एक्शंस को कोऑर्डिनेट करके कौन रखता है? तो हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करके रखता है। कहाँ सिचुएटेड है? तो क्रेनियल कैविटी यानी कि क्रेनियम में सिचुएटेड है, स्कल में। ब्रेन को प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है। और उसके क्रेनियल कैविटी यानी कि क्रेनियम में कौन प्रेजेंट होता है? तो ब्रेन प्रेजेंट होता है। द बोन्स ऑफ क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट दिस डेलिकेट ऑर्गन। ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कई बार बोला जाता है ना, सर पे चोट नहीं लगनी चाहिए, तो उसे प्रोटेक्ट करके, ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा नेचुरल बॉडी, मैंने बार बार ये बात लेक्चर में कही है कि हम लोग इस तरीके से बिल्ड किए हुए हैं कि हमारा बॉडी अपने आप को अपने आप प्रोटेक्ट कर लेता है जब तक हम लोग उसमें एक्सटर्नल इतना प्रेशर ना ऐड कर दे। तो हमारा जो ब्रेन होता है, इसका जो ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम का जो बोन है वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। जो क्रेनियम का हमारा बोन है, क्रेनियम का जो हमारा बोन्स ऑफ क्रेनियम है वो ब्रेन बॉक्स बना देता है कि किस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है? तो ये जो डेलिकेट सा हमारा ऑर्गन है ना, उसको मैकेनिकल इंजरी या फिर शॉक, ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है। आई बात समझ में? तो ब्रेन क्या है? तो ब्रेन है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इसका कवरिंग क्या है? तो उसको स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? तो क्रेनियल कैविटी यानी कि क्रेनियम में प्रेजेंट होता है। ये जो बोन्स ऑफ क्रेनियम है वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? तो मैकेनिकल इंजरी से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो देयर आर 4 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। forebrain, midbrain, there are 3 major parts, I'm sorry, there are 3 major parts of the brain, forebrain, midbrain and hindbrain। ठीक है, हमारा जो forebrain होता है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, olfactory lobes और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन सेंटर फॉर हंगर एंड फुलनेस कि हमारा पेट कब भरा हुआ है, हमें कब भूख लग रही है, हमें कब खाना चाहिए या फिर हमें और ज़्यादा हम नहीं खा पाएंगे। तो ये जो हंगर और फुलनेस का जो सेंटर है, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास होता है? तो हमारा डायनसेफेलॉन के पास होता है। स्मेल से रिलेटेड ये होता है फोरब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब्स में प्रेजेंट। कहाँ? स्मेल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स में। किसके? ब्रेन के फोरब्रेन में। फिर आ जाता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? तो भाई सेरिब्रम होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है और वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। ये जितना भी वॉलंटरी एक्टिविटीज यानी कि सोच समझ के करने वाली एक्टिविटीज, जो हमें पता होता है कि हम ये एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो हम लोग कॉन्शियस माइंड के साथ करते हैं, वो सारे एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करके रखता है? सेरिब्रम कंट्रोल करके रखता है। लाइक वॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये सारी चीज को कौन कंट्रोल करके रखता है? सेरिब्रम कंट्रोल करके रखता है। लाइक आप लोग क्लास में बैठे हो तो आपको शांति से बैठना है, ये आपके ब्रेन में फीड है, सेरिब्रम कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, सेरिब्रम के 4 पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं? 4। फ्रंटल लोब, सेंटर फॉर इंटेलिजेंट कंट्रोल एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इंटेलिजेंस, दिमाग कितना इंटेलिजेंट हो, कंट्रोल, वॉलंटरी एक्टिविटीज, तो सारे के सारे कौन कंट्रोल करके रखता है? फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब हमारा इंटेलिजेंस का सेंटर होता है, हमारा वॉलंटरी एक्टिविटीज को पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखता है। फिर आ जाता है पैरिटल लोब। पैरिटल लोब किसका सेंटर होता है? सेंटर फॉर टेस्ट एंड टच, यानी कि जो भी टेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, रिकॉग्नाइज करोगे कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होगा भाई, तो ये पैरिटल लोब के पास स्टोर्ड होता है। टेम्पोरल लोब, सेंट्रल हियरिंग एंड सेंटर फॉर हियरिंग एंड स्मेल। देखो यहाँ पे सेंट्रल लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा सेंटर फॉर हियरिंग एंड स्मेल। क्या होगा? एक सेकेंड, 1 मिनट, हाँ, दिस इज सेंटर, सेंटर फॉर
हियरिंग एंड स्मेल। हियरिंग जितना भी जितने भी इंफॉर्मेशन आप सुन रहे हो वो आपके ब्रेन में कहाँ स्टोर्ड है? टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल लोब सेंटर फॉर साइट, जो भी आप देख रहे हो वो सारे इंफॉर्मेशन क्या है? ऑसिपिटल लोब के पास सेव होते जाते हैं। आई बात समझ में? तो ब्रेन के वेरियस पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने, वेरियस पार्ट्स नहीं, सेरिब्रम के बारे में देखा। ये डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। दिस इज द ब्रेन एंड ये जो ऊपर वाला फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे किसके पार्ट है? तो सेरिब्रम का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो सेरिब्रम का पार्ट है। इसीलिए सेरिब्रम को लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, ये आपका फ्रंटल लोब हो गया, यहाँ पे हो गया आपका पैरेटल लोब, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है दैट इज द पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब। एंड ये सारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो हमारा जो वेरियस फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, फिर तुम्हारा पैरेटल लोब सेंटर फॉर टेस्ट, टेम्पोरल लोब सेंटर फॉर हियरिंग एंड स्मेल, एंड ऑसिपिटल लोब सेंटर फॉर साइट। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया? फोर ब्रेन देख लिया। फोर ब्रेन में सेरिब्रम देख लिया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है मैम। फिर सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, सेंटर होता है इंटेलिजेंस के लिए। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होता है? तो मैम स्मेल रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में डीलिंग कौन करता है? तो हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स करता है। डायंसेफिलॉन क्या होता है? तो सेंटर फॉर हंगर एंड फुलनेस होता है, कितना कब खाना है कब नहीं खाना है, तो ये सारे डायंसेफिलॉन के काम होता है। उसके बाद ब्रेन के दूसरे पार्ट दैट इज मिड ब्रेन में हम लोग इंटर कर जाएंगे। मिड ब्रेन क्या करता है? तो हमारा जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेंटर फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। मिड ब्रेन क्या होता है? तो जितना भी विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होता है उसके लिए मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी मैंने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया, उसमें बोला कि कुछ एक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस जैसे कि हमारा आइज़ का फ्लिकर करना या फिर प्यूपिल का साइज का कंट्रोल, ये ब्रेन एक्शन परफॉर्म करेगा, ब्रेन इंस्ट्रक्शन पास करेगा। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ब्रेन का मिड ब्रेन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मिड ब्रेन हमारा ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस, यानी कि ये जो भी सुनाई देता है या फिर जो भी नज़र आता है इसके रिलेटेड जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कौन कंट्रोल करके रखेगा? तो हमारा प्यारा मिड ब्रेन कंट्रोल करके रखेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो हिंड ब्रेन होता है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा। कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम होता है हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। यानी कि हम लोग अगर किसी लंबे से पतले से रस्सी पे चल रहे हैं तो वहाँ पे हमें वो प्रॉपरली बैलेंस करके चलना है। अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हो तो उसमें बैलेंस मेंटेन करके चलना है, साइकिल चला रहे हो तो बैलेंस मेंटेन करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे रेगुलेशंस कौन देखता है? तो हमारा प्यारा सेरिबेलम देखता है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट हम लोगों ने किसकी बात की थी? तो नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी पॉन्स की। ये हो जो PONS, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंटर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, हमारे रेस्पिरेशन की बातें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में सीखी थी ना कि क्या होता है, कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे पॉन्स के पास होते हैं। एंड नेक्स्ट इज मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो मैम ये मेड्यूला ओब्लोंगाटा क्या करता है? बड़ा अनोखा सा नाम दिख रहा है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो ये जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा होता है वो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये सारे को कंट्रोल करके रखता है। क्या आपके कंट्रोल में है कि मुझे अभी नहीं छींकना, थोड़ी देर 10 मिनट बाद स्नीज कर लूँगी? क्या आपके कंट्रोल में है कि अभी मुझे सांस लेने का मन नहीं है, मैं अभी नहीं सांस लूँगी? क्या आप बोल सकते हो कि दिल आप थोड़ी देर बाद धड़कना, अभी मत धड़को? वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ब्रीदिंग रेट वो चलता रहेगा, वो हार्ट बीट वो कंटिन्यूअसली बीट करता रहेगा, तभी आपका बॉडी में पंप होगा ब्लड। फिर हमारा ये स्वेलोइंग, किसी चीज़ को अगर आपने फूड को माउथ में एंटर कर दिया तो वो तो स्वेलो होगा ही ऑटोमेटिकली। उसके बाद वॉमिटिंग, क्या आपके कंट्रोल में है कि आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है कि अभी वॉमिटिंग मत हो, अभी वॉमिटिंग मत हो? क्या आपके कंट्रोल में है? तो ये सारी बातें, जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं
वो किसका हिस्सा होती है? इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। वो किसका हिस्सा होती है? इनवॉलंटरी एक्शन। एंड इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो इसका कंट्रोल होता है हमारा मेड्यूला ओब्लोंगाटा के पास। किसके पास होता है? तो मेड्यूला ओब्लोंगाटा के पास होता है। आई होप सो कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ब्रेन के देयर आर 3 पार्ट्स, वन इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स और डायंसेफिलॉन। सेरिब्रम इंटेलिजेंस के लिए होता है, ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए होता है, डायंसेफिलॉन सेंटर फॉर हंगर एंड फुलनेस के लिए होता है। मिड ब्रेन क्या करता है? तो मिड ब्रेन जितने भी हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन जिसका रिस्पॉन्सिबल ब्रेन होता है वो सारे कौन परफॉर्म करता है? तो मिड ब्रेन परफॉर्म करता है। हिंड ब्रेन क्या करता है मैम? तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, पॉन्स सेंटर होता है रेस्पिरेशन के लिए, मेडुला ओब्लोंगाटा जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन जैसे वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज कंट्रोल करके रखता है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल स्नीजिंग, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉमिटिंग। तो ये सारी अगर बातें आप लोगों से पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं, बस शांति से लिख देना मैम मेडुला ओब्लोंगाटा होता, आपने पढ़ाया था अभी। चलो आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ब्रेन का फंक्शंस क्या क्या होता है? तो ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है वो जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो किसके पास भेज देते हैं? ब्रेन के पास भेज देते हैं। अब बोलो कि मैम कुछ एक्शंस तो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है, तो क्या वो एक्शंस, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं जाता है? तो नहीं, वो इंफॉर्मेशन भी ब्रेन के पास जाता है। भले एक्शन लेने का इंस्ट्रक्शन स्पाइनल कॉर्ड दे दिया, लेकिन वो फर्दर आगे जाके ब्रेन के पास क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो ब्रेन सारे सेंसरी ऑर्गन से सारे इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है और रिसीव करता है और स्टोर करके रखता है। ब्रेन रिस्पॉन्स टू, ब्रेन क्या करता है हमारा? तो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। ये जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। द ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू द इम्पल्सेस बॉट इन बाय सेंसरी ऑर्गन्स बाय सेंडिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि ब्रेन क्या करता है? जितने भी इंफॉर्मेशन आप तक आए उसके बारे में वो रिस्पॉन्ड करेगा कि किस तरीके से कितना कैसे एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में आंसर शीट दिया गया, आपका ब्रेन क्या रिस्पॉन्ड करेगा कि आपको आंसर लिखना शुरू करना है। अब आता है नहीं आता है वो अलग बात है। उसके बाद क्या हो जाता है? ब्रेन कोरिलेट्स द वेरियस स्टिमुली फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूसेस मोर एप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस। जैसे कि गुलाब जामुन की बात करते हैं, सबके दिमाग में गुलाब जामुन का इमेज भी आ गया होगा, टेस्ट भी आ गया होगा, स्मेल भी आ गया होगा। ठीक है, उसका इमेज किसने कैप्चर किया? तो आईज ने कैप्चर किया। ठीक है, उसका स्मेल किसने कैप्चर किया? तो नोज ने कैप्चर किया। उसका टेस्ट किसने कैप्चर किया? तो हमारे टंग यानी कि गस्टैटो रिसेप्टर ने कॉज किया। तो क्या ये तीनों अलग अलग सेंस ऑर्गन्स ने कैप्चर किए इंफॉर्मेशन और ब्रेन के पास भेज दिए। अब ये ब्रेन इन तीनों को रिलेट करेगा एंड उसके बाद उस चीज़ को स्टोर कर लेगा। अगली बार से जब भी आपके सामने गुलाब जामुन का नाम लिया जाएगा आपके दिमाग में क्या घूम जाएगा कि मैम गुलाब जामुन वो होता है, वो गोल्डन ब्राउनिश टाइप का शेड का होता है, वो मीठा होता है एंड वो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। तो ये 3 अलग अलग सेंस ऑर्गन्स इन्फॉर्मेशन भेजे, लेकिन ब्रेन ने क्या किया? इन तीनों को कोरिलेट कर लिया। ठीक है, तो ब्रेन हमारा कोरिलेट करता है। ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द बॉडीली एक्टिविटीज सो दैट मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। जितने भी बॉडी के एक्टिविटीज है उनको आपस में कंट्रोल करके रखता है, कोऑर्डिनेट करता है ताकि सारे लोग मिली जुली सरकार चलाए। जैसे लीडर क्या करता है? ग्रुप का लीडर, आप ग्रुप वर्क प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किए होंगे। लीडर इसने अलग अलग वर्क अलग अलग लोगों को असाइन कर दिया, तीनों वर्क को लास्ट में कोरिलेट करता है, साथ में कोऑर्डिनेट करता है और ले जाके प्रेजेंट कर देता है। तो सेम तरीके से ब्रेन भी वही काम करता है। ब्रेन stores information so that behavior can modify according to the past experiences। ब्रेन क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। जैसे आपको पता है कि अगर आप लोगों ने कांटे को टच किया तो वो पेन करेगा या फिर आपको इंजरी हो सकती है। तो उसके बाद एक बार तो आप लोगों ने टच कर लिया कि गर्म पानी है,
लेकिन क्या आपका हाथ वापस उस कांटे को टच करने के लिए जाएगा या वापस आप हाथ को उसमें डिप करेंगे? नहीं डिप करेंगे। जब भी आपको पता होता है कि कोई चीज़ गर्म है तो हमारा हाथ भी स्लो मूवमेंट में जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस तो कभी हम लोगों ने गैदर की है, लेकिन ये ब्रेन उसको स्टोर करके रखता है एंड पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे एक्ट भी करते हैं। जैसे मैंने मिड टर्म में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की या फिर मैंने 1 साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, तो उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन ने स्टोर कर दिया। मैंने जब पढ़ाई नहीं की थी तो क्या हुआ था, हमारे मार्क्स कम आए थे, तो अगली बार से हम लोग उस चीज़ को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ेंगे और पढ़ाई करेंगे। Then this is the functions of the brain, and with this function of the brain I wrap to today's lecture। तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को। जाइए लेक्चर्स को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।